Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का नेक्स्ट पार्ट, जिसके तरफ से हमने दो पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। एक बेसिक सैलरी का पार्ट हो गया था, दूसरा अलाउंसेस का हो गया था। तीसरे पार्ट पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है परक्यूजिट। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये किसके लिए है? बीकॉम 4 सेम के लिए है और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इनकम टैक्स। तो उस केस में हम इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने यहाँ पर दो पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरे पॉइंट पर है। तो हम बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। अलाउंसेस और परक्यूजिट में क्या बेसिक डिफरेंस है ये पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो अलाउंसेस हमने इसके पहले कुछ वीडियो में देखे हैं, वहां पर हमने 2-3 वीडियो अलाउंसेस पर बना दिए थे। तो अलाउंसेस का मीनिंग आपको क्लियरली समझा दिया था कि जिस फॉर्म जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मॉनेटरी फॉर्म में कोई अमाउंट उपलब्ध करके देता है, अमाउंट देता है, उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। परक्यूजिट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है तो उस केस को हम परक्यूजिट कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा अलाउंसेस और परक्यूजिट में। इसका मीनिंग अलाउंसेस में हमें क्या मिलती है? बेसिक एक्चुअल अमाउंट मिलती है और वो फिक्स होती है। और परक्यूजिट में वही फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड करके देता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करके देता है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो हम जो भी इंपॉर्टेंट परक्यूजिट है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बाकी परक्यूजिट की लिस्ट आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगी, तो वहां पर जाके आपको चेकआउट करने हैं। और वैसे भी हम जब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम्पल में वो सभी चीजें आ ही जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है रेंट फी अकोमोडेशन। अभी रेंट फी अकोमोडेशन क्या होता है? तो हमने इससे पहले एक अलाउंसेस देखा था जिसका नाम था HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस में हमने क्या देखा था कि अगर कंपनी हमें क्या करती है, तो कुछ फिक्स अमाउंट रहने के लिए, मतलब फिक्स अमाउंट पे करती है, उसको हमने क्या किया था? उसको कह दिया था HRA। यहाँ पे क्या कर रही है? एम्प्लॉयर हमें एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहे, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो उस फैसिलिटी को हम कहेंगे रेंट फी अकोमोडेशन। मतलब रेंट मतलब जो भी हाउस है वो हमें क्या मिल रहा है? अकोमोडेट हो रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है, वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। तो वो केस में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एम्प्लॉय, दो टाइप के एम्प्लॉय यहाँ पर हमें मिलेंगे। एक होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा होगा अदर एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन से एम्प्लॉय आएंगे? जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, वही एम्प्लॉय ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आएंगे। पब्लिक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये एम्प्लॉय यहाँ पर आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं, यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है क्या? नहीं, पब्लिक बैंक है। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल किस पे? SBI पर रहता है, बट वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के इसमें नहीं जाती। इस केस में हम उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं घोषित करेंगे, उसको हम अदर एम्प्लॉय के तौर पे लेंगे और उसका कैलकुलेशन हम इस केस में करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और अदर एम्प्लॉय होता तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे टैक्सेबल क्या रहेगा? एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेगा और वो क्वेश्चन में आपको क्लियर मेंशन होगा, वही वैल्यू आपको क्या करनी है? वहां पर टैक्सेबल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वहां पर होता है तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि उसकी कोई ना कोई अमाउंट जो भी गवर्नमेंट के इसमें रहेंगे वो डिटरमाइन करेंगे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के रूल से हम उसको क्या करेंगे? उसकी अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। अभी मेन फोकस करते हैं किसके तरफ? अदर एम्प्लॉय के तरफ। अदर एम्प्लॉय रहता है, अदर एम्प्लॉय के केस में जो भी बचे एम्प्लॉय रहेंगे, गवर्नमेंट के छोड़कर जो भी एम्प्लॉय रहेंगे वो सभी के सभी किस केस में आएंगे? अदर एम्प्लॉय के। तो अदर एम्प्लॉय में 3 चीजें आपको देखनी है। एक रहेंगे अनफर्निश अकोमोडेशन, दूसरा रहेगा फर्निश अकोमोडेशन और तीसरा रहेगा प्रोवाइड इन होटल। तो 2-3 चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। अनफर्निश क्या होता है, फर्निश क्या होती है, प्रोवाइड इन होटल, ये तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अनफर्निश अकोमोडेशन। अनफर्निश अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है? एम्प्लॉयर ने क्या किया? अपने एम्प्लॉय के लिए
हाउस की फैसिलिटी दे दी, बट उसमें फर्नीचर की कोई भी सुविधा नहीं दी। मतलब ओनली हाउस हमको दे दिया और यहाँ पर रहने के लिए बोल दिया। तो बाकी जो भी इक्विपमेंट हमें लगेंगे वो हमने खुद लाए या खुद वहां पे प्रोवाइड किए, जो भी रहेंगे। इस केस में उस केस में हम क्या कहेंगे, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। मतलब ओनली हाउस या ओनली हाउस ही हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहा है। कौन, एम्प्लॉय, किसको, अपने एम्प्लॉय को। तो उसमें हम देखते हैं कि हाउस किसका है। किस किस केस में क्या होता है, कोई कोई केस ऐसा रहता है कि एम्प्लॉयर का खुद का हाउस रहता है, और कोई कोई केस में क्या होता है, वो रेंटल, मतलब कोई भी हाउस रहे वो रेंट पे एम्प्लॉयर लेता है और वो प्रोवाइड करके अपने एम्प्लॉय को देता है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि नेचर क्या है, मतलब वो हाउस ओन बाय एम्प्लॉय का है या रेंटल हाउस है, किसके द्वारा रेंटल किया गया, बाय एम्प्लॉयर के द्वारा रेंटल किया गया। ठीक है, अगर ओन हाउस रहता है बाय एम्प्लॉयर का और रेंटल हाउस रहता है, तो उस केस में हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कंपनी का ओन हाउस है या रेंटल हाउस है। तो वहां पर आपको एक हिंट दी रहेंगी। अगर रेंटल हाउस रहेगा तो वहां पर आपको एक्चुअल रेंट पेड करके कुछ दिया रहेगा। अगर एक्चुअल रेंट अगर कुछ दिया होगा तो आपको क्या समझना है, वो कौन सा हाउस है, रेंटल हाउस है। और ओन बाय हाउस रहेगा तो उस केस में हमें पॉपुलेशन गिवन रहेगी कि इस सिटी की पॉपुलेशन क्या रहेगी, लार्ज सिटी है, स्मॉल सिटी है या वेरी स्मॉल सिटी है। उस केस में हमें क्या करना है, उस बेस पे हमें डिसाइड करना है कि जो हाउस वो खुद का एम्प्लॉयर का है या हमने रेंटल से उसको रेंटल पे यूज किया है। ये दो चीजें आपको पहले क्लियर करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ओन बाय हाउस कैसे रहेंगे। तो वहां पे एक तो आपको पॉपुलेशन गिवन रहेंगी या दूसरी केस वहां पे रेंट पेड देकर नहीं रहेगा। और रेंटल हाउस कैसे पहचानेंगे, वहां पे आपको एक्चुअल रेंट पेड करके कुछ वैल्यू गिवन रहेंगी, वो वैल्यू आपको वहां पर लेनी है। ठीक है, तो अगर ओन हाउस बाय एम्प्लॉयर रहता है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई भी सिटी की पॉपुलेशन अबाउट 25 लाख है तो हम सैलरी के कितने परसेंट लेंगे, 15% लेंगे। अगर मोर देन 10 लाख और मोर देन 10 to 25 लाख के बीच में रहेंगे तो हम उसका कितना लेंगे, 10% ऑफ सैलरी लेंगे। और लेस देन 10% होगी, लेस देन 10 लाख होंगी तो उस केस में हम कितना कैलकुलेशन करेंगे, 7.5% कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 10 है तो 7.5% ऑफ सैलरी। मोर देन 10 लाख एंड लेस देन 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। और एक्सीडिंग या अबाउट 25 लाख है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैलरी का मीनिंग लेना है। तो हमने देखा था एचआरए में भी सैलरी का मीनिंग देखा था, वो थोड़ा स्मॉल था। यहाँ पर सबसे बड़ा सैलरी का मीनिंग यहाँ पर रहेगा। तो सैलरी किस किस फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे आपको सैलरी लेनी है, यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा है मैंने, बेसिक पे प्लस डीए, जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होना चाहिए, प्लस कमीशन ए नहीं चलेगा। उसके बाद बोनस, फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब यहाँ पे लगभग सभी सैलरी यहाँ पर लेती है, कुछ अगर सैलरी छोड़ दी जाए तो यहाँ पे हमें ये सैलरी का मीनिंग लेना है। मान लो कि हमें बेसिक सैलरी 50,000 है, ठीक है, डी हमारा 30,000 है, उसके बाद कमीशन हमारा 10,000 है, उसके बाद बोनस हमारा 5,000 है, ये भी हमारा 5,000 है, और ऑल जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, 20,000। इन सबकी टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 80 90 1,20,000 ये हमारी टोटल सैलरी होगी। और जो भी टोटल सैलरी होंगी उस केस में हम 10% मतलब 15% किसके आएंगे, 1,20,000 के 15% आएगी। अगर हमारी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और लेस देन 25 लाख हुए तो वहां पर हमें कितने लेंगे, 10% ऑफ सैलरी लेंगे। और लेस देन 10% है तो वहां पे हम 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे। ठीक है, तो अकोमोडेशन वैल्यू निकलेंगे यहाँ पर।
अभी हमें यहाँ पर थोड़ी और एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज आपको रेंट मैंने बोल दिया कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब फैसिलिटी मिलेंगी, तो कोई भी तैयार हो जाएगा फैसिलिटी के लिए। हर कोई बोलेंगे कि मुझे फैसिलिटी चाहिए, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की तरफ से थोड़ा बहुत अमाउंट लेता है ताकि जिसको जरूरत हो वही वहां पर रेंट भी मतलब ये फैसिलिटी ले सके। नहीं तो फ्री में रहेंगे तो हर कोई बोलेगा कि हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की तरफ से लेता है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन वैल्यू जो भी निकलेंगे वहां से हम क्या करेंगे, एक्चुअल पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कुछ पेड करता है उस हाउस के लिए तो वो हम लेस कर देंगे, और जितना भी अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी कौन सी ओन हाउस जो एम्प्लॉयर का तरफ से है, मतलब खुद का हाउस एम्प्लॉयर का रहेगा तब। दूसरे केस में रेंटल हाउस बाय एम्प्लॉयर, अगर प्रोवाइड करके दिया एम्प्लॉयर ने रेंट बेसिस पे, तो उस केस में हमें क्या करना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज एक्चुअल रेंट पेड, और दूसरी चीज 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से विच एवर इज लेस को लेना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर देखना है कि सैलरी कितनी पेड हो रही है और 15% ऑफ सैलरी कितनी आ रही है। अगर जितनी आ रही तो उस केस में हम जो भी रहेंगे विच एवर इज लेस यहाँ पर लेंगे। तो अभी मान लो कि सैलरी हमारी कितनी है, 1,20,000 1,20,000 है, तो ये हो गया हमारी सैलरी, ये होगी हमारी सैलरी। अगर हम इसको काउंट करेंगे 15% तो कितना हो जाएगा, टोटल सैलरी हो जाएंगी 18,000। कितनी हो जाएंगी, 18,000। एक्चुअल रेंट पेड है हमारे पास कितना, 10,000। तो हम कौन सा लेंगे, विच एवर इज लेस। लेस कितना रहेगा, एक्चुअल रेंट पेड अगर लेस होता है तो वो लेंगे, अकोमोडेशन की वैल्यू में वो लेंगे। अगर उससे मतलब 15% ऑफ सैलरी होंगी तो वो लेंगे। तो यहाँ पे लेस कौन सी है, एक्चुअल रेंट पेड है, तो अकोमोडेशन वैल्यू क्या रहेंगी, एक्चुअल रेंट पेड। अगर उसका क्रॉस रहता था मतलब 8 और 8,000 रहती तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे एक ही चीज लेनी है, क्या, एक ही चीज को कंपेयर करना है, 15% ऑफ सैलरी। 10% या 7.5% दोनों को नहीं लेना है, पर सिर्फ एक ही वैल्यू को लेना है जो रहेंगे 15% ऑफ सैलरी। उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ पर हम टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, अकोमोडेशन वैल्यू जो भी रहेंगे विच एवरेज लेस वैल्यू यहाँ पर आएंगे, उसमें से हम एक्चुअल पेड बाय, यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय की तरफ से कुछ अमाउंट लेते हैं तो ये यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और बाकी की अमाउंट हमें यहाँ पर टैक्सेबल हो जाए। तो ये हो गया हमारा कौन से, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। मतलब यहाँ पर फर्नीचर की फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रहा था, इस केस में इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा। अगर फर्निश अकोमोडेशन होता है, फर्निश का मीनिंग क्या हो जाएगा, अनफर्निश का मीनिंग हमने क्या बोला कि अनफर्निश का मीनिंग वहां पर सिर्फ हाउस रहेगा, उसमें कोई भी इक्विपमेंट या उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं रहेगा, वो गए अनफर्निश। अनफर्निश मतलब नहीं है। यहाँ पे है फर्निश अकोमोडेशन। फर्निश अकोमोडेशन मतलब हाउस के साथ साथ हमें फर्नीचर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा, फर्नीचर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा, उस केस को हम कहेंगे फर्निश अकोमोडेशन। उस केस को क्या कहेंगे आप, फर्निश अकोमोडेशन। और फर्निश अकोमोडेशन रहेगा तो उसका कैलकुलेशन पहले तो हम अनफर्निश अकोमोडेशन के साथ ही करेंगे, मतलब यहाँ पे लेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन, जो यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की वही लेंगे, और एडिशनल कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और एड हायर चार्जेस पेएबल इन सर्च ऑफ फर्नीचर। इन दोनों में से विच एवर इज लेस लेंगे। अभी मुझे बता, यहाँ पर मैं क्लियर करके देना चाहता हूँ कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, जो भी हाउस का फर्नीचर था सब किसका था, एम्प्लॉयर का था। अगर एम्प्लॉयर का हाउस का फर्नीचर होगा तो अगर उस केस में हम क्या कर देंगे, 10% जितना भी है उसके 10% कॉस्ट ऑफ जितना भी रहेगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उसका हम वहां पर फैसिलिटी ऐड कर देंगे। अगर हायर करके है, मतलब हायर का मीनिंग रेंट से लेके आए, मतलब हाउस तो रेंट पर भी है और हमने फर्नीचर को भी रेंट पर लेके आ जाएंगे तो उसको कहेंगे हायर किए हुए फर्नीचर। अगर हायर किए हुए फर्नीचर अगर यहाँ पर होते हैं तो हमें क्या करना है, तो इसमें जितने के लिए हमने हायर कर दिए थे, जितने वैल्यू के लिए हमने हायर कर दिए थे उतनी वैल्यू हम क्या करेंगे,
वहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें से हमको क्या लेना है, विच एवरेज लेस। अगर हम खुद के फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं तो 10% मतलब 10% लेंगे, या और मतलब ये रहेगा यहाँ पे विच एवरेज लेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर 10 खुद के फर्नीचर होंगे तो उसके 10% लेंगे, और हायर के होंगे तो वो हायर, दोनों में से लेंगे, मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, अदर एम्प्लॉय के लिए। अगर प्रोवाइड इन होटल होता है, होटल के केस में क्या करना है आपको, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें से विच एवर इज लेस लेंगे। ओके, यहां पर हमें क्या करना है, इस केस में क्या करना है, हमें दो चीजें हमें याद रखनी है, 24% ऑफ सैलरी, और दूसरा क्या, एक्चुअल रेंट पेड, जो होटल का प्रोवाइड, होटल का जो भी रेंट है अगर एम्प्लॉय पेड करता है, उन दोनों में से जो भी लेस होगा वहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, क्योंकि ये क्लियर, और हम जब एग्जाम्पल लेंगे तब और ही क्लियर हो जाएगा। तो इसका ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, कि ऐसी फैसिलिटी रहने के लिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसमें दो टाइप के एम्प्लॉय रहेंगे, एक रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक रहेगा अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम, एज अ डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के केस में जो भी लिखेगा, अगर हमारा हाउस यहाँ पर अदर एम्प्लॉय के केस में अनफर्निश है या फर्निश है, उस केस में कैलकुलेशन करेंगे। अगर अनफर्निश होता है तो वहां पर देखेंगे कि एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है या रेंटल बेसिस पे लिया है। खुद का हाउस है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अगर पॉपुलेशन के बेस पे, और रेंटल है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पर पॉपुलेशन के बेस पे अगर मोर देन एक्सीडिंग अबोव 25 लाख है तो 15% सैलरी, मोर देन 10% टू 25% तक, 25 लाख तक होंगी तो 10% ऑफ सैलरी, लेस देन 10 लाख होंगी तो 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर यहाँ पे रहेगा तो एक्चुअल रेंट पे डिवाइड और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा, बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन, एनी कमीशन रहेगा, बोनस, फीस और प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमारा एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा उस केस में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अगर फर्निश है तो यहाँ पर फर्निश का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी, एम्प्लॉयर ने हमें फर्नीचर की भी फैसिलिटी दे दी तो उसको कहेंगे हम फर्निश। अनफर्निश का मीनिंग क्या है, सिर्फ हाउस दे दिया, फर्नीचर की फैसिलिटी नहीं दी, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन इस केस में कैलकुलेशन करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। दो चीजें यहाँ पर रहेंगी, एक तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, अगर खुद के मतलब एम्प्लॉयर के फर्नीचर है तो उसके 10% आ जाएंगे। अगर हायर किए हुए है तो हायर चार्जेस जो भी रहेंगे पेबल इन सच टाइप ऑफ फर्नीचर, तो वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। और होटल में अगर प्रोवाइड होटल होता है तो यहाँ पे 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय विच एवरेज लेस, उसमें से जो लेस रहेंगे वो हम वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो इस केस में हमने देख लिया कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसा है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। तो इसको और अच्छे से देखिए, जब भी हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होगा फिर हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे।